चलिए भाई, तो इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के एमसीक्यू। ठीक है, कुछ बचे हुए थे क्वेश्चन किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक के, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के एमसीक्यू। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज पहला है आइसोथर्मल, ऑप्शन बी है आइसोबारिक, तीसरा है इजेंट्रोपिक, चौथा है आपके पास आइसोएंथैल्पिक। बताओ तो फिर नेक्स्ट क्या होगा। क्या कहना, एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको हम, और इसको बोलते हैं हम आपको एजेंट्रोपिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हमने जब एंट्रोपी डिफाइन करी थी, ये होती है डीक्यू बाई, आपके पास क्या डीक्यू बाई क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। और यहाँ पर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस में आपके पास किसी भी सिस्टम से जो ना तो हीट ली जाती है ना सिस्टम को हीट दी जाती है। तो होगा क्या, अगर बताओ तो चेंज इन आपके पास हीट कितना आएगा, अगर बोलो सिस्टम में ना तो हीट एंटर होगी ना बाहर आएगी, तो चेंज इन हीट कितना आएगा, अगर बोलो 0। तो यहाँ से डीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। जब डीएस 0 है तो मतलब एंट्रोपी कैसी है, कांस्टेंट। जब एंट्रोपी कांस्टेंट होती है इसको हम बोलते हैं एजेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। ये बात समझ नहीं आई, ये समझ में। नेक्स्ट, दूसरा है द लॉ, द गैस लॉ लिखना, पीवी डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इज फॉर, किसके लिए है। ठीक है, पहला आइसोथर्मल प्रोसेस ओनली। ठीक है, आइसोथर्मल चेंजेस ओनली, पहला। दूसरा है ऑप्शन एडियाबैटिक चेंजेस ओनली। तीसरा है बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। चौथा ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दिस। बोलो भाई, द गैस लॉ बोला, पीवी बाई टी कांस्टेंट इज फॉर बोला, किसके लिए आपके पास। पहला आपसे बोला आइसोथर्मल चेंजेस ओनली, एडियाबैटिक चेंजेस ओनली। फिर नेक्स्ट आपसे बोला बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक चेंजेस, और नेक्स्ट आपसे बोला नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, किसके लिए होता बताओ तो जरा फिर। सुनना, देखो पीवी इक्वल टू टी अगर हम बात करें, ये वही तो इक्वेशन आपको बता रहा है, आपके पास जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस इक्वेशन से आप ऐसा थोड़ी हो रहा कि आइसोथर्मल के लिए आपके पास वैलिड होगी, या आप उस इक्वेशन से कोरिलेट कर सकते हो। पीवी इक्वल टू आपके पास एन आर टी, तो पीवी इक्वल टू मैंने आपके पास टी लिखा, तो आपके पास जब पीवी बाई टी लिख रहा हूं तो आपके पास एन और आर आ रहे, और ये दोनों क्या होते हैं जरा बोलो, कांस्टेंट होते हैं। अरे होते नहीं होते, अरे होते नहीं होते। मैं इसको अगर इधर ये पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखता हूं आइडियल गैस इक्वेशन को, तो ये क्या आता है, पीवी डिवाइडेड बाई टी आता है। और इस इक्वेशन में ये किसके इक्वल आती है, एनआर, और एनआर क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। समझ आता नहीं आता है, चाहे प्रोसेस कैसी हो। तो अब जरा सुनना, प्रोसेस कैसी हो, अगर एन चेंज होगा तो वो तो बात की बात है। मैं कह रहा हूं प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, यहां प्रोसेस की बात हो रही है। तो ये क्या अगर बोलो कांस्टेंट है। अब आप पीवी इक्वल टू एनआरटी आइसोथर्मल के लिए भी यूज कर लेते हो और एडियाबैटिक के लिए भी यूज कर लेते हो, करते हो नहीं करते हो भाई। आइसोथर्मल को भी आप एक्सप्लेन करते हो, आपको आइसोथर्मल प्रोसेस को भी यहां से पीवी इक्वल टू एनआरटी, आपने जब आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर पॉइंट बनाएंगे तो आपने ये इक्वेशन यूज करी होगी एक्सप्लेन करने के लिए।
दूसरा, जब आपने एडियाबेटिक, आपको एडियाबेटिक में आप 3 इक्वेशन डिराइव करते हो, किसकी हेल्प से? इसी की हेल्प से तो डिराइव करते हो, करते हो नहीं करते हो? तो ये जो आप यूज करो पीवी बाई टी विच इज आपके एनआर इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपके पास क्या दोनों के लिए यूज होती है भाई, हमने दोनों के लिए यूज कर रखा है इसको, एडियाबेटिक के लिए भी यूज करते हैं, आइसोथर्मल आपके पास चेंजेस के लिए भी यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। समझ आ रही बात मैं क्या कर रहा हूं? तो आपके पास क्या हो जाएगा, जरा बोलो, पीवी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट जो है वो आपका बोथ आइसोथर्मल है एडियाबेटिक, दोनों चेंजेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? चलो, दोनों के लिए ये बात समझ में आई नहीं आई? आपने देखा ना, आपने आइसोथर्मल में यूज किया होगा पीवी इक्वल टू, आपने ये टी भी कांस्टेंट कर दिया होगा, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया होगा। दूसरा, ऐसे जब हम एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ रहे हो तो उसमें पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट बनाते हैं, पहली इक्वेशन पॉइसन इक्वेशन, फिर वहां से हम 2 इक्वेशन और डिराइव करते हैं इसकी हेल्प, इसको भी तो यूज करते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये ध्यान में रखना, ये आपके पास वैलिड होती भी, ठीक है, दोनों के लिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, गिवन सिस्टम, a given system undergoes a change in which the work done by the system is equal लिखना, ठीक है? इक्वली मतलब बाय द सिस्टम इक्वल लिखना, इक्वल्स, ठीक है? द डिक्रीज in its internal energy, the system must have undergone n, क्या प्रोसेस हो गया आपसे पूछ रहा है? आइसोथर्मल चेंज, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है आपसे एडियाबेटिक चेंज, तीसरा कह रहा है आइसोबारिक चेंज, नेक्स्ट आपसे कह रहा है आइसोकोरिक चेंज। बोलो, अ गिवन सिस्टम बोला अंडरगोस अ चेंज इन विच आपका वर्क डन आपके पास बाय द सिस्टम बोला इक्वल्स द डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी बोला। सिस्टम आपका मस्ट हैव अंडरगोन एन प्रोसेस बोला होगा, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। देखो आपको समझ आना चाहिए, वर्क डन जो है आपके पास किसका इक्वल आ रहा है, जरा बोलो। वर्क डन जो आ रहा है वो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आ रहा है, ऐसा आ रहा कुछ, ऐसे तो कह रहा है, कह रहा नहीं कह रहा? वर्क डन आपके पास डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी माइनस ऑफ डी आ रहा है। अब ये किस में आ सकता है, आप फर्स्ट लॉ से देख सकते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करो और आपके पास देखो किससे आ सकता है, फिर ये इक्वेशन किससे आ सकती है करके। तो किससे आ सकती है अगर हम देखें तो यहां से आपको देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, क्या होता है, चलो बोलो, डी क्यू इक्वल क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब मुझे क्या लाना है, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू, तो इसका मतलब ये जीरो होना चाहिए, तो डी यू प्लस कितना हो जाएगा, जरा बोलो डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा बोलो माइनस ऑफ डी यू। अब ये कौन सी प्रोसेस करके आया जरा बताओ, तो प्रोसेस क्या है इस समय जरा बताओ, तो डी क्यू इक्वल टू जीरो, और डी क्यू इक्वल टू जीरो कब होता है, इसका मतलब क्यू इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, और ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो आइसो, इसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक, मतलब क्या बोलते हैं इसको हम, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसो जो कह रहा हूं, क्या जरा बोलो, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है? तो ये समझ में आना चाहिए एडियाबेटिक उसमें चेंजेस हो रहे करके, ठीक है?
चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम, द एवरेज एनर्जी associated with each degree of freedom of molecule is, ठीक है, कितनी होती है? पहले आपके पास KBT, ठीक है, वहां आपके पास KB नहीं लिखा होगा तो KT लिखा होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, 1/2 KT। तीसरा आपके पास 2 KT। चौथा आपके पास है 1/4 KT। बोलो, ये तो बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या कहती है, जरा बताओ तो। जो एवरेज एनर्जी होती है आपके पास क्या, हर मॉलिक्यूल की, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड, मतलब अगर वो एक्स में जा रहा है तो उस डायरेक्शन से रिलेटेड उसके बाद जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, जरा बताओ तो। होती है आपका हाफ KBT। ये पता होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड डेटा है जो आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। जो आपके पास एनर्जी आती है वो कितनी आती है, जरा बोलो, हाफ KBT। यहीं से आपके पास फिर आगे जाके हम आपके पास इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P of the gas and its total translational kinetic energy E of molecule per unit volume is। पहला ऑप्शन है P इक्वल आपके पास 2/3। दूसरा ऑप्शन है P इक्वल आपके पास 3/2 इंटू E। सी ऑप्शन है P इक्वल टू 3/4 इंटू E। चौथा ऑप्शन है आपके पास P इक्वल होगा 4/3 इंटू E। जिसने नोट्स ढंग से पढ़े होंगे ये अपना माइक बंद करते हैं, श्वेता मैम, ठीक है, अदरवाइज कैसे काम चलेगा। आप टेक्स्ट करो, मैं देख लूंगा, ठीक है। आप टेक्स्ट करो, मैं देख लूंगा, बाकी अगर आप वो करोगे तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी। चलो अब इसको बताओ तो क्या आएगा। जिससे नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स में जब हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल पढ़ा होगा तो उसमें ये रिलेशन डिराइव किया होगा, ठीक है। क्या रिलेशन आता है, हमने ये देखा था कि जो प्रेशर आपके पास गैस किसी सरफेस पर आपके पास जो प्रेशर लगाती है, या तो आपका 1/3 रो VRMS स्क्वायर आता है, याद है किसी को। फिर इसमें मैंने कहा था अगर आप एक काम कर लें, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से अगर डिवाइड कर लें तो यहां पर आएगा रो VRMS स्क्वायर आएगा ये। और ये जो 1/2 आप बना रहे हो, ये जो टर्म बन रहा है ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। क्यों, क्योंकि डेंसिटी इक्वल हम आपके पास मास बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं, और V की वैल्यू अगर 1 होगी तो जो मास होगा वही वॉल्यूम होगा। तो ये हाफ, अगर आप इसको सही से देख पा रहे हैं तो 2/3 1/2 ये आपका रो VRMS का स्क्वायर है।
ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही है। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितना आ जाएगा? 2/3 इंटू कितना आ जाएगा? ये ई। समझ में नहीं है? इसी पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको ई बोला है उसने, ठीक है ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये पता होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपके पास पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल, द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ, द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ, पाथ इज गिवन बाय, कितनी होती है? पहला ऑप्शन है आपके पास लैम्डा इक्वल टू आपका 1 बाय आपके पास कितना? पाई सिग्मा स्क्वायर एन, ठीक है, रूट के अंदर। दूसरा है ऑप्शन लैम्डा इक्वल टू 1/2 रूट 2 पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर। ऑप्शन सी है 1/2 रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है आपके पास 1 बाय लैम्डा इक्वल टू 1/पाई सिग्मा स्क्वायर एन, ठीक है, ये ऑप्शन है। याद है मीन फ्री पाथ हमने पढ़ा था, लैम्डा इक्वल टू आपके पास कितना? ये पढ़ा था 1/√2 एन पाई डी स्क्वायर, ठीक है, कुछ याद आ रहा है? एन पाई डी स्क्वायर। इसने ये अलग से यहाँ बोला नहीं है कि ये सिग्मा क्या है करके। सिग्मा डायमीटर होता है मॉलिक्यूल का, आपको ऑलरेडी पता है। सिग्मा क्या होता है जरा बोलो? मॉलिक्यूल का डायमीटर होता है। उसने कुछ इस तरीके से वेरिएबल दे रखे हैं। तो आपने ये पढ़ रखा, आपको पता कि हमने पढ़ा था लैम्डा इक्वल टू 1/√2 एन पाई डी स्क्वायर करके, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी। ये ध्यान में √2 अलग होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a gas, मेरे पास रहेगी। a gas kept in a rigid container is kept in a rigid container, ठीक है, फिर स्टॉप। हीट इक्वल टू 500 जूल is supplied to the gas, is supplied to the gas, ठीक है। The change in the internal energy, the change in the internal energy of gas, internal energy of gas, yes। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 500, तीसरा ऑप्शन है 23.8 जूल, ऑप्शन डी है 11.9 जूल, ठीक है, ये ऑप्शन है। बताओ तो फिर। तो मैं क्या करा था आज था? कुछ तो बताओ, जो तुमको सही लग रहा हो वो बता दो। चलो देखो, आपसे बोला ना गैस इज केप्ट इन अ रिजिड कंटेनर, बोल रहा हूं। अच्छा, रिजिड कंटेनर अगर होगा तो नॉर्मल सी बात है, क्या जब मैं उसमें हीट सप्लाई करूंगा ना, हीट सप्लाई करूंगा, तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज हो पाएगा? बताइए। मैं अगर एक रिजिड कंटेनर है, अगर उसमें मैं अगर हीट सप्लाई करूंगा, तो क्या उसकी जो वॉल्स होंगे, जो वॉल्स हैं
क्या वो चेंज होंगी? क्या नहीं। क्या उसका वॉल्यूम चेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो मतलब अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है, तो डीवी की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बोलो? जीरो। मतलब आप ऐसा समझिए कि वर्क डन जो हो रहा होगा यहाँ पर जीरो हो रहा होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ करके? मैंने ये कहा कि ये रिजिड है ना, रिजिड। हाँ बुझ गई तो तो पापा अगर जी सपोज के अगर कोई अगर रिजिड है, मैं बाहर से अगर इसको हीट अगर सप्लाई कर रहा हूँ, जैसा आप ऐसा समझ लो कि रूम है, रूम का आपके पास रूम में आपके पास धीरे धीरे हीट सप्लाई हो रही है और रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्या रूम का आपके पास ये वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है क्या? रूम का वॉल्यूम बढ़ जाता है क्या? नहीं बढ़ता ना। तो ये समझ में आना चाहिए, ये जो अगर ये हीट रिजिड अगर कंटेनर है, तो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा कितना आएगा जरा बोलो? जीरो। वॉल्यूम अगर चेंज अगर जीरो है तो वर्क डन कितना होगा? इसका मतलब इस सिस्टम के ऊपर जो बाहर से गैस इसमें सप्लाई करी उसने जीरो किया, तो पीडीवी कितना आ जाएगा जरा बोलो? वर्क डन कितना आ जाएगा? जीरो। तो अगर आपने देख रखा डीक्यू इक्वल क्या होता है जरा बोलो? डीयू होता है प्लस डीडब्ल्यू होता है। दाते वर्क डन तो जीरो है भाई, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। तो डीयू की वैल्यू क्या आ जाएगी? डीक्यू। ये समझ में आता है? इसका मतलब कितना हो जाएगा जरा बोलो? 500 जूल। समझ में नहीं आई बात? इसका मतलब जो आपने हीट सप्लाई करी वही क्या हो जाएगा? इसके चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये कौन सी प्रोसेस हो गई बताओ तो जरा, कौन सी प्रोसेस है? सभी अपना माइक बंद कर दें, ठीक है? हाँ अरे एडियाबेटिक, ये एडियाबेटिक प्रोसेस कैसे हो गई? मैंने एक किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करी, इसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो गई। एडियाबेटिक हीट से रिलेटेड होता है। हीट ना तो सिस्टम में एंटर होती है ना सिस्टम से बाहर जाती है, इसमें तो हीट ऐड कर रहे हैं। आइसोकोरिक, हाँ ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो और आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है, खत्म। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। द मीन स्क्वायर स्पीड स्क्वायर स्पीड स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल of the molecule of a gas at absolute temperature T, absolute temperature T is proportional to, is proportional to, ठीक है? पहला ऑप्शन है, रूट टी, दूसरा ऑप्शन है टी, तीसरा ऑप्शन है टी स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है 1/T। बोलो। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है? और आपको वैसे भी बताना चाहिए, चाहे कोई सा भी स्पीड है उसमें जो आपके पास क्या आता है जरा बोलो? वेलोसिटी आती है। वो क्या होती है जरा बोलो? टेम्परेचर कैसे आती है जरा बोलो? रूट टी के प्रोपोर्शनल आती है। आपने आरएमएस देखा होगा, आरएमएस जो वैल्यू होती है आपने देखा होगा 3 kBT भाई आपके पास क्या होता है जरा बोलो? एम। होता नहीं होता है? तो ये जो वीआरएमएस होता है आपके पास किसके प्रोपोर्शनल होता है जरा बोलो? रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है। होता नहीं होता है? ऐसे ही आपके पास आपने देखा होगा वी एवरेज भी देखा होगा, वी एवरेज कितना आता है? 8 kBT बाई पाई एम। ऐसे ही आपने वीएमपी देख रखा है, वीएमपी कितना आता है? 2 kBT आपके पास एम। आता नहीं आता है? तो फिर के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, हाँ ये आपको पता है, ठीक है ना? ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ओके, ठीक है। इनका ऑर्डर बताओ तो ऑर्डर क्या होता है? इनका ऑर्डर क्या होता है? इनका ऑर्डर, सही ऑर्डर क्या होता है? सही ऑर्डर मतलब कौन सबसे ज्यादा होता है, कौन सबसे कम होता है? सही ऑर्डर क्या होता है इनका? चलो मैं लिख देता हूं, फटाफट बताना, ठीक है? ऑर्डर ऑफ आरएमएस वीएमपी, ठीक है?
एमपी एंड आपके पास एवरेज, VRMS इज लेस देन VMP इज लेस देन आपका V एवरेज। ऑप्शन बी है VRMS इज ग्रेटर देन आपके पास V एवरेज इज ग्रेटर देन VMP। तीसरा आपके पास V एवरेज इज ग्रेटर देन VMP, ठीक है, इक्वल टू V आपका RMS। बोलो नन ऑफ दीज। बिल्कुल, हमने कैसे याद किया था, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर ध्यान में आ रहा हो, मैंने कहा इसको ध्यान में रखने का एक आपके पास बढ़िया तरीका क्या है, अच्छा रखने का तरीका ये है कि आप इसको देखो, ये RMS है, R है, ये A है, ये M है, तो इन तीनों को आप इस तरीके से लिख सकते हो, कैसे, RAM। देखो रूट मीन स्क्वायर स्प्रेड सबसे ज्यादा होती है, फिर एवरेज आता है, फिर क्या आता है, मोस्ट प्रोबेबल आता है, ठीक है, राउंड करके आप याद कर सकते हो। कैसे ऑर्डर आपके पास सबसे किसका ज्यादा ज्यादा होता है, RMS का, फिर एवरेज का, फिर मोस्ट प्रोबेबल का, तो ऑर्डर क्या आता है RAM, ऐसे करके याद कर सकते हो राउंड करके, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कल होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, कल क्लास होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए।